फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई लड़ाइयाँ हुई थीं, जिनमें से एक थी बैटल ऑफ विमी रिज। ये लड़ाई कैनेडियन इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह को बरकरार रखती है, क्योंकि इससे कनाडा के एक राष्ट्र के रूप में आने के संकेत मिल गए थे। आज हम आपको इसी बैटल ऑफ विमी रिज की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फ्रेंच 10th आर्मी ने मई 1924 में विमी रिज और नोत्रे डेम दे लॉरेट पर उनके पदों पर हमला करके जर्मनों को सेकेंड बैटल ऑफ अटॉइस के दौरान क्षेत्र से खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल न हो पाया। सितंबर 1924 में आर्टिस की तीसरी लड़ाई के दौरान फ्रांस ने एक और प्रयास किया, लेकिन केवल सूशेस गांव पर कब्जा करने में समर्थ रहा। 28 मई 1916 को बिंग ने लेफ्टिनेंट जनरल सर एडविन एल्डरसन से लेकर कैनेडियन कॉर्प्स की कमान संभाली। जनवरी 1917 में 3 कैनेडियन कॉर्प्स अधिकारियों ने अन्य ब्रिटिश और डोमिनियन अधिकारियों के साथ फ्रांसीसी सेना द्वारा बैटल ऑफ वेडून के दौरान अपने अनुभवों के बारे में आयोजित शो में भाग लिया। शो से वापसी पर कनाडाई कॉर्प्स के कर्मचारी अधिकारियों ने इसका टैक्टिकल एनालिसिस किया। फर्स्ट कैनेडियन डिवीजन के कमांडर आर्थर करी की रिपोर्ट में उन पाठों पर प्रकाश डाला गया जिनके बारे में उनका मानना था कि कैनेडियन कॉर्प्स फ्रेंच के अनुभवों से सीख सकते हैं। विमी रिज पर हमले की अंतिम योजना अधिकारियों के हिसाब से हुई, जो कि उस शो में शामिल हुए थे। ब्रिटिश फर्स्ट आर्मी कमांडर जनरल हेनरी हॉर्न ने 5 मार्च 1917 को इस योजना को मंजूरी दे दी थी। मार्च 1917 के दौरान रिज के पश्चिम में कैनेडियन मर्चेंट क्षेत्र एक व्यस्त सैन्यकृत क्षेत्र था, जिसमें हजारों पैदल सैनिकों ने रिज पर अपने हमले का पूर्व अभ्यास किया था और 10,000 से अधिक सैनिकों प्लस खच्चरों और घोड़ों के निर्माण में लगे थे। इस बीच पुरुषों और सामग्री की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए दर्जनों किलोमीटर सड़क और हल्के ट्रामवेज का निर्माण या मरम्मत की गई। पहले से तैयारी के हफ्तों के दौरान 50,000 घोड़ों का उपयोग किया गया था। नए पानी के पॉन्ड और पंपिंग सिस्टम और कई किलोमीटर नई पाइप का निर्माण इकट्ठे सेना और इसके काम करने वाले जानवरों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। 100 मीटर से अधिक संचार केबल कनाडाई क्षेत्र में रखी गई थी, जो दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए मीटर गहरी दफन की गई थी। जर्मन 6 थल सेना के कमांडर लडविग वॉन फॉकेनहाउसेन कैम्ब्राई लिली सेक्टर के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने 20 डिवीजनों प्लस रिजर्व की कमान संभाली थी। आईवी बेवेरियन रिजर्व कॉर्प्स के कमांडर जनरल द इन्फेंट्री कार्ल फॉन वेस्पेंडर के तहत विमी रिज ने मुख्य रूप से ग्रुपी विमी फॉर्मेशन का बचाव किया था। ये रिज 70,000 मीटर चौड़ा था, जो कि सबसे सक्रिय जगह पर था। पूर्वी दिशा में एक छोटी सी जगह थी, लेकिन जब रिज पर कब्जा कर लिया गया तो सभी ने पलटवार की संभावना को भी समाप्त कर दिया था। बिंग ने 4 हमलावर डिवीजनों की एक डिवीजन रिजर्व और कई सहायता इकाइयों की कमान संभाली। कैनेडियन कॉर्प्स आर्टिलरी बमबारी का प्रारंभिक चरण 20 मार्च 1917 को शुरू हुआ, जिसमें जर्मन बैटरी, खाइयों और मजबूत बिंदियों की व्यवस्थित 2 सप्ताह की बमबारी थी। हमला ईस्टर मंडे यानी 9 अप्रैल 1917 को सुबह 5:30 बजे शुरू होना था। हमला मूल रूप से 8 अप्रैल यानी ईस्टर रविवार की सुबह के लिए प्लान किया गया था, लेकिन इसे 24 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ गया था। कैनेडियन हमले का एकमात्र हिस्सा जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं चला था, वह था 4th कैनेडियन डिवीजन की अपनी खाइयों से बाहर निकलने के लगभग तुरंत बाद ढह जाना। 12 अप्रैल 1917 की रात में कैनेडियन कॉर्प्स रिज के नियंत्रण में थी। कॉर्प्स में लगभग 10,602 लोग प्रभावित हुए, 3,598 लोग मारे गए और 7,004 लोग घायल हुए। अंतिम उद्देश्य पर कब्जा करने के लिए उन्हें 3 दिन लगे, जिसे पिंपल कहा जाता था। विमी रिज की लड़ाई एक बड़ी सफलता थी और ये कई लोगों के लिए कनाडा के एक राष्ट्र के रूप में आने का संकेत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।